लगे घाव करे गंभीर। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जब से चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है, जब से बात बन गई है, तब से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण क्या बदल गए हैं, इसको लेकर चर्चा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। वैसे आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव के दौरान ही तकरीबन शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए थे और उस समय इसका खामियाजा भी अखिलेश को भुगतना पड़ा था, क्योंकि 403 में से सिर्फ 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी। 2019 के चुनाव के ठीक पहले शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अखिलेश को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब चाचा भतीजे साथ साथ आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे भी सियासी ऐसे दल हैं जिनसे अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2017 में भी इस फॉर्मूले को अपनाया था और इस बार भी 7 छोटे छोटे दलों के साथ वो चुनावी मैदान में है। लेकिन आज दंगल में हमारी बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव का ये जो चाचा भतीजे वाला फॉर्मूला है, क्या उनको उत्तर प्रदेश में जीत दिलाएगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी? क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में करने वाले हैं चर्चा की शुरुआत। लखनऊ में चाचा शिवपाल के घर से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के घर की दूरी सिर्फ 400 मीटर है, लेकिन अखिलेश को वहां तक पहुंचने में यूपी के 2 बड़े चुनाव बीत गए। मुझे याद है समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की विरासत का हकदार कौन है, इस पर शिवपाल और अखिलेश के रास्ते अलग अलग हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनौती ऐसी है कि दोनों को साथ साथ आना पड़ा है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। 3 सालों में 100 सीटों पर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब देखना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। की सरकार को हटाना है। शिवपाल ने राजनीति का अलग रास्ता पकड़कर कोई नई मंजिल तो नहीं पाई, लेकिन पिछले चुनावी नतीजों में उन्होंने कुछ सीटों पर अखिलेश का काम जरूर बिगाड़ा था। इस बार अखिलेश यादव एक एक कर कई छोटे दलों को साथ लेकर अपनी रणनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल से लेकर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर उन्होंने यूपी के पूरब से पश्चिम तक चुनावी गणित बिठाई है। पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। छोटे दलों का साथ लेने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। संजय निषाद की पार्टी समेत 7 छोटे दलों का हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी का भी तैयार है। संजय निषाद के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में साझा रैली भी की है। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया। क्या सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जितना 2 दलों का मुकाबला बनता जा रहा है, उतना ही सामाजिक आधार वाले छोटे छोटे दलों को साधने वाला भी बनता जा रहा है। ऐसे में चुनावी टक्कर में टंकार भी है, महीन धार भी है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव के एक और चाचा हैं राम गोपाल यादव।
उनकी ओर से इस गठबंधन के मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता ने। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी। रामगोपाल जी, आखिर चाचा भतीजे एक साथ आने के सहमत हो गए हैं, गठबंधन अब होगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किस ढंग से देखते हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या फर्क पड़ेगा दोनों के साथ आने से? फर्क तो पड़ता ही है, जब दो चीजें जुड़ती हैं, कुछ जुड़ती हैं तो पॉजिटिव फर्क पड़ता है। तो कितनी सीटें शिवपाल जी चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देगी उनको? सबके बीच में तय होगा, हो गया होगा, हमें पता नहीं है, जाएंगे जब लखनऊ का मालूम पड़ेगा। जो अखिलेश यादव की छोटी छोटी पार्टियों के साथ आए हैं, गठबंधन कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि चुनाव में इस बार फर्क देखेंगे आप? अखिलेश यादव अपना समाजवादी कुनबा ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं, तो उनके इसी समाजवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तंज कसा गया है। सुनिए। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। चुनावी टंकार भी है, महीनधार भी है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसी पर सारा जोर लगा हुआ है। अपनी अपनी पार्टियों को नेता जिता ले जाएं, लेकिन यकीनन उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। खास मेहमान जुड़ चुके हैं दंगल में, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूर्वी वर्मा, लीडर समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और पंकज श्रीवास्तव, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को लेकर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं कि ये भीड़ हमें ताकत देगी और हमारी जीत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे दलों के साथ उनका जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, और कल तो चाचा और भतीजा भी एक साथ आ गए। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। बीजेपी क्या है तैयारी इससे निपटने की? आपका प्रश्न मुझसे? आवाज कट रही थी। सुधांशु जी, आपसे ही मेरा सवाल था। चाचा भतीजा साथ साथ आ गए हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी का दोनों साथ? हाँ जी, अब आ रही आवाज। हाँ बताइए। देखिए चित्रा जी, आज जब वैसे तो ये नितांत अंदरूनी मामला है समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल जी साथ में आए। वैसे तो समाजवादी पार्टी का क्या, ये तो पारिवारिक मामला है, तो हमें तो वैसे इस पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु चूंकि पूछा गया है तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। हम बचपन में जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, वो धरती पुत्र कहलाते थे। वो किसी जात बिरादरी के नेता नहीं थे, वो कहते थे उस समाजवाद से आए थे जो कहता था बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। वहां से संकुचित हुए, फिर एक वर्ग के नेता बन गए, फिर एक संकुचित हुए, एक जाति के नेता बन गए, फिर संकुचित हुए, परिवार के नेता बन गए, और आज परिवार में उस जमाने के धरती पुत्र मुलायम सिंह सिर्फ भाई और पुत्र के नेता रह गए हैं। तो समाजवाद का कितना पराभव हुआ है उस दौर में, यह सामने दिख रहा है। और मेरा मानना है कि दोनों साथ में आए हैं, अच्छी बात है, किसी भी परिवार में सौहार्द होना चाहिए, पर उस सौहार्द में कितना राजनीतिक यथार्थ है। कभी कभी मुझे इस पे एक पुराना गीत याद आता है चित्रा जी, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से गुजर हमने जिंदगी कर ली। हो सकता है कुछ ऐसी ही मसल इनके ऊपर भी हो, इसलिए वो आए, साथ में रहे या किसी भी रूप में रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने राजनीतिक दृष्टि से यह तय कर लिया है
कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव की शुरुआत 2017 में हुई है उसे और आगे ले जाकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए 2022 में उससे अधिक मजबूत जनादेश देगा, जो कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैली में भी बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है। मुख्यमंत्री जी भी वहां उपस्थित थे। परिवर्तन का यह आगाज अब और आगे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाला है। परिवर्तन का आगाज और बड़े ऊंचे अंजाम तक पहुंचेगा। पूर्वी वर्मा जी, किस तरह से आपका जवाब होगा? और चाचा ने कई बार खेल बिगाड़ा है, इस बार साथ आ गए हैं। हालांकि हमने 2019 में भी एसपी बीएसपी का गठबंधन देखा था। इस बार शिवपाल जी के साथ गठबंधन कुछ कमाल कर जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में सपा के लिए? चित्रा जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्वेश्चन के लिए भी, और मैं सुधांशु जी को बोलना चाहती हूँ जो अभी कह रहे थे कि सही में ये परिवार की बात है और पूरी पार्टी चाहती थी, पार्टी ही हमारा परिवार है, हम समाजवादी परिवार कहते हैं अपने आप को, और सभी चाहते थे कि ये गठबंधन हो जाए। और जो उनका एक दावा था कि पहले धरती पुत्र मुलायम सिंह जी सबके नेता थे, आज भी वही स्थिति है। हमारी पार्टी धरातल पर ये लोग पहुंचेंगे तभी देख पाएंगे ना कि पार्टी अभी सबकी है कि कुछ की है। अभी बयान चलाया गया था, जो ट्विटर पे बयान किया है योगी जी ने, अपना एक स्टेटमेंट डाला है, उन्होंने हाउस में कहा है ये कि हम लोग जो है साम्यवाद नहीं चाहते हैं और फलाना फलाना उल्टी सीधी बातें। वो कहना भूल गए हैं कि ये सरकार जो चला रहे हैं ये जातिगत पे चला रहे हैं, जातिवादी सरकार है, सांप्रदायिकता की सरकार है, इसे कब खत्म करेंगे? और समाजवादी लोग ही जो हैं उन्होंने शुरुआत से इस चीज की पहल की थी कि हम लोग एक ऐसी सरकार, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पे लोगों को एकता मिले, समानता मिले, एकजुटता मिले और सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी जब से आई है तब से इतने कुकर्म हो गए महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, जो इनकी ठोको नीति है उसमें लोग मार दिए जाते हैं। कहाँ गई सामाजिक न्याय की बात, कहाँ गई एक साथ खड़े होने की बात? और जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग सब डर गए हैं। अखिलेश जी की जो रैलियां हो रही हैं, एक एक रैली उनकी, चाहे वो पूर्वांचल की हो, चाहे वो मध्य की हो, आज अभी उन्होंने रायबरेली में की है, एक एक रैली, जौनपुर की रैली, जनता का जनादेश, सबको पता चल रहा है कि अब जो है लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी ने जो उनके साथ विश्वासघात किया था, हमारी भारत की जनता की एक खूबी है, वो सबको एक मौका जरूर देती है। बीजेपी को मौका दे के देख लिया। ठीक है, धर्मेंद्र चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हैं, क्योंकि समाजवाद को लेकर बहुरूपिया ब्रांड कहा है योगी आदित्यनाथ ने। पूर्वी जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन धर्मवीर जी सीधे आपका रुख करते हुए, माहौल क्या दिखाई दे रहा है? और बीएसपी देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी 7 दलों के साथ गठबंधन हो गया है। बहन मायावती जी क्या कर रही हैं, कहाँ है आपका कुनबा, कहाँ तक पहुंचा है, जरा बताइए इसके बारे में। कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी चित्रा जी मौजूदा राजनीति में? चित्रा जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको तसल्ली पूर्वक, लेकिन मैं सुधांशु भाई का ध्यान एक तरफ जरा केंद्रित करना चाहता हूं, इंगित करना चाहता हूं कि ये हॉलमार्क के जो हॉलमार्क होता है 24 कैरेट का, गुंडा हॉलमार्क आज दिखाई नहीं दिया योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में। टहनी दिखाई नहीं दिया 24 कैरेट का गुंडा हॉलमार्क। इसका इस्तीफा कब होगा सुधांशु जी, जो एफआईआर में मुजरिम हैं? सुधांशु जी, जो ये आप धर्म और जाति की राजनीति जो कर रहे हैं प्रदेश में, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपकी पोल खुल चुकी है, 700 से ज्यादा किसान मर गए, आतंकवादी खालिस्तानी कहते थे उनको। ये किसान आपको माफ नहीं करेंगे, और आज किसान गए हैं, ये वापस आ जाएंगे। ये जो आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, ये कब समाप्त होगा? सुधांशु जी, आप जाटों की चौधराहट भी खत्म कर रहे थे एक समय में, लेकिन आपको नाक रगड़नी पड़ी इन सब छोटू राम के मानने वालों के साथ में। तो सुधांशु जी, आपकी कलई खुल चुकी है। और अब मैं चित्रा त्रिपाठी जी आता हूं आपके समाजवाद पर। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये अपने कामों से नहीं बता पा रही है जनता को। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये 20-20, 15-15, 10-10 प्रत्याशी वहां पर अपनी भीड़ लेके आ रहे हैं, उनको झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आपको जो है चुनाव में टिकट मिलेगा, टिकट एक को मिलना है। तो इनकी समाजवादी पार्टी की जो ये आपस में जो गठजोड़ चल रहा है,
गठजोड़ वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। आप कहाँ चले गए? मैंने पूछा था कि ना दोनों ही कमजोर पार्टी थी, अपना कुनबा ना बढ़ा कमजोर रही है। बीएसपी पार्टी का कुनबा क्या कहता है? बहुजन समाज पार्टी हाँ। अपने दम पे 2019 में तो आप सपा के साथ चले गए थे, अभी कुनबे में कौन कौन है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी। ठीक है सर, समझ गई। पंकज श्रीवास्तव जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। उसके बाद पंकज जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ। सुधांशु जी, देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आया धर्मवीर जी कहना क्या चाह रहे थे। उनके पूरे वक्तव्य में एक बार वो एक तरफ गए, दूसरी बार दूसरी तरफ चले गए। वो टेनी का नाम लेकर आपको याद दिला रहे हैं कि किस तरह से नहीं इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है उस शख्स को। धृष्ट राष्ट्र को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन महाभारत का जो हुआ था और धृष्ट राष्ट्र की पराजय हुई थी, तो इन्होंने तो अपनी आंखों पर अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? बांध रखी है। सुधांशु जी, आप धर्म का चश्मा भी पहन लेते हैं चुनाव की, लेकिन जनता बखूबी समझ रही है उत्तर प्रदेश की। बोलने दीजिए उनको, ठीक है। आपके बारे में वो चुप थे, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। धर्मवीर जी, मैं इसलिए बोला कि आपको समझ में नहीं आया। आपने कहा टेनी 120B के मुजरिम है, कहां है भाई? एफआईआर में नाम है उनका। आप एफआईआर भी नहीं पढ़ पाते? एफआईआर में नाम है उनका। वो क्या बात आप कर रहे हैं साहब? उनके बेटे का नाम है, उन्होंने उनके खुद बेटे कहा के बारे में। दूसरी बात, इसके द्वारा आपका यह आरोप भी समाप्त हो जाता है। वो थाने से हिस्ट्री शीटर भी है। अपने अपने टर्न पे बोलिए। उन्होंने खुद वाक्य होने दीजिए। क्या तरीका बहस करने कि मेरी हिस्ट्री शीट पढ़ लेना, तो पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं बोलने में। दूसरा, अरे भाई, मैं किसान के संदर्भ में कह रहा हूं, और जो आपने कहा मैं आपकी बात का स्वागत करते हुए कहता हूं। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप यह आरोप वापस ले लेंगे जो आप लोग कह रहे थे कि अगर अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो पुलिस उनके दबाव में रहेगी। आज पुलिस ने, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है वो उनके बेटे के खिलाफ दी है। हाँ, मुझे लगता है हमारे तीनों विपक्ष के प्रवक्ता बिल्कुल सुधांशु जी, आपने सही कहा। माफी मांग लेंगे। आपने दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। निपटा दिया इसी बहाने। 250 एसआईटी की जांच लंबित है, लेकिन ये टेनी के परिवार के ऊपर ही एसआईटी का निर्णय क्यों आया? क्योंकि आपको ब्राह्मणों से देखिए फिर कहां से कहां आ गए। आप एक एक करके ब्राह्मणों को निपटाते उत्तर प्रदेश में। धर्मवीर चौधरी जी, ये मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या चित भी मेरी, पट भी मेरी। आपने पहले तो कहा कि टेनी और के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और आप बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण परिवार को निपटा दिया। सुनिए ना सर, जवाब तो सुनिए। मतलब दोनों ही जगह चलेंगे तो कैसे चलेगा? धर्मवीर जी कहां पर खड़े हैं आप लोग? समझ नहीं आ रहा। पहले तो आप कह रहे हैं टेनी के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, तो फिर आप ब्राह्मण लेकर आए बीच में। मुझे बता दीजिए, अगर कोई अपराध करता है तो उसमें ब्राह्मण के चश्मे से आप देखेंगे कौन अपराधी है, कौन नहीं है। इसमें भी एक संदिग्धता है, क्योंकि ब्राह्मणों को निपटाना है। उनकी बात सुन लीजिए धर्मवीर जी। जाते जितना अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसको ब्राह्मण और बनिया की नजर से देखेंगे, अपराध की नजर से देखेंगे। ठीक है धर्मवीर जी, उनकी बात सुने, फिर आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है धर्मवीर जी, एक सेकंड रुकिए। धर्मवीर जी एक सेकंड रुकिए। धर्मवीर चौधरी एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी एक सेकंड। अगर किसी भी शख्स के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, अगर किसी भी शख्स के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसमें क्या आप चश्मा देखेंगे कि ये बनिया है, ये ब्राह्मण, ये मुसलमान है, या क्या है, या उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? पहले अपनी लाइन तय कीजिए कि आपको किस लाइन पर आगे बढ़ना है। लेकिन सुधांशु जी, महत्वपूर्ण है ना, टेनी आपकी क्या मजबूरी है? आखिर उनको क्यों नहीं हटा दिया जाता है? पहले तो उन्होंने ही अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी ना, और अब एसआईटी की रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी है। अब चित्रा जी, जो आपने बात कही, देखिए अभी इनके धर्मवीर जी के वक्तव्य से तो साफ हो गया ना। इन्हीं के वक्तव्य का रिवाइंड करके देखिए। पहले वाक्य में ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको घोर घृणा है टेनी से, और अंतिम वाक्य में क्या आ गए, जैसे घोर अनुराग है। अरे भैया, राग है या द्वेष पहले तय तो कर लो। हकीकत में इन्हें न किसानों से कोई राग है, न टेनी से कोई द्वेष है, टेनी जी से। इनको केवल और केवल अपनी राजनीति करनी है। किसी भी प्रकार से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई लखीमपुर में। 4 लोग गाड़ी से कुचल के मारे गए, 4 लोग भीड़ के द्वारा घेर घेर कर पीट कर मारे गए। तो 4 लोग जो गाड़ी से मारे गए, उसके बारे में पुलिस ने एसआईटी की रिपोर्ट दी है कि वो षड्यंत्र के थे द्वारा मारे गए थे, यह तय होगा। मगर जो घेर के मारे गए वो तो हत्या थी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। इसके बावजूद ये दोनों ही प्रकार की बातों के ऊपर जनता से कोई सरोकार न रखते हुए केवल घृणा और विद्वेष ही पैदा करना चाहते हैं, वो इनकी बात से साफ है। और आपने देखा, जात बिरादरी की बात करते करते करने लगे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपकी पार्टी तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते 4 का नारा लगा चुकी थी। माफी मांगेंगे आज उसके लिए?
इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन सारी पार्टियों का चरित्र, जो आज गृह मंत्री जी ने भी कहा है, एक एक दो दो बिरादरी की बात करने वाले लोग कभी समाज को साथ में लेकर नहीं चल सकते, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल सकती है। अब मैं सीधे पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी, इसके बाद बाकी नेताओं के पास जाऊंगी। पंकज जी, अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सबके सब लगे हुए सुधांशु जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? का कोई रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड धर्मवीर जी, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, दूसरों के बीच में मत बोलिए। धर्मवीर जी, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, एक बार पंकज जी को बोलने दीजिए, एक बार पंकज जी को बोलने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। पंकज जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपका कुनबा कहाँ तक खड़ा है उत्तर प्रदेश में? और 2017 में तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर भी आप 7 सीट लेकर आए, इस बार तो आप अकेले हैं। इसका जवाब देंगे। क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की यूपी में? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं बहुत विनम्रता से कि सुधांशु जी गलत बोल रहे हैं। वहां पर एफआईआर में उनका नाम है और एसआईटी ने एक बार भी टेनी से आज तक पूछताछ नहीं की है गृह राज्य मंत्री से। इसलिए जो ये बात कह रहे हैं कि एसआईटी ने उनको अपराधी घोषित किया, साजिश की उनके बेटे को, सच्चाई ये है कि एसआईटी ने, जबकि एफआईआर में साफ नाम किसानों की ओर से लिखाया गया है, आज तक गृह राज्य मंत्री के साथ एक बार भी पूछताछ एसआईटी ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर काफी आपत्तिजनक एक तरह से डांट लगाई है, इसमें कोई छुपी बातें नहीं है। इसलिए एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाया पहले इन्होंने, और उसके बाद अभी तक उसे हटा नहीं रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बहुत बड़ा पद है, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज स्थिति है कि पत्रकार सवाल पूछता है तो उसका गिरेबान पकड़ ले रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम कौन हो बे। ये वीडियो सारे सबने देखे। ये पहले तो ये जान ले कि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हत्या अपराध के मामले में नंबर 1 है, और जो डबल इंजन की सरकार है योगी जी की, उसने उत्तर प्रदेश को, जो गरीबों की प्रदेशों की जो सूची है उसमें तीसरे नंबर पे नीचे से है। इसलिए हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फिसड्डी साबित हुई है, जिसकी कॉपी भारत सरकार की तमाम उन्होंने जांची है, जो उनके संस्थाएं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है, हम 32 साल का जो कुशासन है भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा का, सबको मिलाकर हम लोग ये बात कह रहे हैं, और 32 साल का कुशासन, उसका अंत होगा इस बार। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से एक नए विचार को लेकर आई है। 40% टिकट महिलाओं को दिए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग बदल जाएगा। 40% टिकट दिया जाएगा, महिलाओं का घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है, और इन सारे मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं, 4000 करोड़ रुपए अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। सुधांशु जी की पार्टी का जो आप पुराना जो संकल्प पत्र 2017 को उठाइए, इन्होंने कहा था कि हम बस तुरंत महीने भर के अंदर सारा बकाया खत्म कर देंगे। आज अभी जब चुनाव आ गया तब भी 4000 करोड़ बकाया है। तो किसान परेशान है, नौजवान लाठियां खा रहा रोजगार मांगने के बाद नाम पर। आशा बहुएं जब जाती है मुख्यमंत्री से मिलने तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। हर वर्ग बुरी तरह दुखी है, परेशान है, और उसने तमाम तरह की राजनीति जाति और धर्म की देख ली है। कांग्रेस पार्टी जो सबको लेकर चलने की बात करती रही है हमेशा से, सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? बीजेपी की विकल्प है क्या कांग्रेस पार्टी? एक लाइन में जवाब दे दीजिए सुधांशु जी से, इसका मैं आंसर लेती हूं। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो 5 सालों में कांग्रेस पार्टी में वो क्या क्रांतिकारी बदलाव आ गया कि 7 सीटों से वो सीधे 202 को क्रॉस कर जाएगी और सरकार बना लेगी? वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि विपक्ष कौन है। पिछले 3 साल पे चाहे कोरोना का प्रश्न हो, चाहे दलित उत्पीड़न का प्रश्न हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे अरुण वाल्मीकि की हत्या का आगरा में मामला हो, चाहे जो प्रयागराज में निषादों के साथ हुआ, हर जगह अगर कोई नजर आया है। किसानों का मामला हो, लखीमपुर में जो बीजेपी के नेताओं ने कुचल के किसानों को मारा, वहां पर अगर कोई नजर आया है, तो कांग्रेस आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल में अगर कोई नजर आया है तो सिर्फ आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आया। ठीक है, पूरी भी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी। ठीक है सुधांशु जी, वो उनके कार्यकर्ताओं को जब वो विरोध करते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, तब आप जेल भेज देते हैं। किसानों के मुद्दे पर भी वो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, और भी तमाम मुद्दों पर भी आपको घेरा है, और उन्होंने कहा है कि आपका विकल्प कांग्रेस ही है, वही सरकार बनाएगी इस बार। देखिए, आज के जमाने में कोई बात कहकर और गायब हो जाना आसान नहीं होता है। एक जमाना था पंकज जी
जब आप छत्तीसगढ़ में कुछ और बोले, राजस्थान में कुछ और बोले, यूपी में कुछ और बोले, सिर्फ लोकल अखबारों में छपता है। आपने बोला कि वो आज सबको याद है छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3, 4, 10 दिन में सारे किसानों को कर्जा माफ कर दूंगा। कर्जा माफ नहीं हुआ। 150 किसान वहां पर आत्महत्या कर चुके हैं। वहां की सरकार ने उनको मुआवजे नहीं दिए। क्या तरीका है बहस करने का भाई? अपने अपने टर्न पे बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं। अब टेनी की हो रही है कि टेनी आपने कह दिया उन पर कोई आरोप नहीं आ रहा, उससे पूछताछ नहीं हुई है, उन पर 120 का अपना मामला है। अरे भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। अब आप बोल लीजिए तब मैं बोलूं। नहीं, आप उनके खिलाफ FIR है, SIT ने पूछताछ क्यों नहीं की? आपकी बात हो गई थी ना सर, एक सेकंड पंकज जी, आपकी बात हो गई थी, उनका जवाब सुन लीजिए। आपकी बारे में आप बात रिपीट कर रहे हैं सर, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं और FIR में भी बता देना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, अभी तक तो अजय मिश्रा जी का बेटा वहां पर था, यह जांच का विषय है। अगर किसी की गाड़ी से कोई व्यक्ति कुचला गया, भले ही यह माना जाए कि स्वदेश कुचला गया, उसके बाप का नाम FIR में होगा। उसके बाप का नाम FIR में होगा। किसी बात के ऊपर कोई तर्कसंगत बात होनी चाहिए ना। ये जांच के बाद में होगा ना कि जिसके नाम पे गाड़ी है उसके पिता का नाम का होना चाहिए। और रही बात इसकी, अगर इतनी ही बात है तो भाई क्या तरीका है बहस करने का भाई? जिन लोगों को राष्ट्रीय चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं बुलाना चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं। FIR में नाम है, आप कह रहे होगा, तथ्य तो सही कर लीजिए आप अभी। ठीक है पंकज जी, एक सेकंड, दोनों लोग साथ में बोलेंगे। आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जवाब सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी। मैं आपके पास ही आ जाऊंगी पंकज जी, मैं आपके पास ही आ जाऊंगी। एक सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा पंकज जी। साथ में बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। और सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए प्लीज पंकज जी। तो सही तो बोलिए ना। आप सवाल पूछता है जो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए। सवाल पूछने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है ना। ठीक है भाई, क्या तरीका है बोले बात सुधांशु करने जी, का अपनी भाई? बात लगातार बोलते जा रहे हैं, वही चीज 50 बार रिपीट रिपीट कर चुके हैं। अब मैं अपनी बात बोलता हूं। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं FIR में नाम ऐसे आता है कि किसी ने आरोप लगा दिया, परंतु वह जांच के बाद तय होता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसे ऐसे लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, 20-20 साल से भारत नहीं आए, मगर जिस समय आरोप लगाया जाता है सबके नाम डाल दिए जाते हैं रिश्तेदारों के। पर ऐसा थोड़ी कि अमेरिका जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच करती है और देखती है कि इस बात का कोई तथ्य बनता है कि नहीं। यदि वहां पर उनका बेटा था या नहीं तय होगा। और चूंकि गाड़ी बेटे के नाम की, इसलिए पिता का नाम FIR में होना चाहिए पुलिस की तय होने के बाद। और अगर इतनी सी बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, टेनी ने आज तक कभी ये नहीं कहा, अजय मिश्रा टेनी ने, कि जो कुछ हुआ वो सही था। अरे आप क्या बोलने की बात करते हैं? 5000 सिखों की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कहा था जो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सीधे जस्टिफाई किया था 5000 लोगों की मौत को, दिया था इस्तीफा। आज कहिए कि निकाल बाहर करता हूं, उनके लिए भर्त्सना करता हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने ओपनली बोला 16 मैंने हिंदू मरवा दिए थे गोली चला के। यानी कोई किंतु परंतु नहीं, एलानिया ऐलान कर रहे हैं कि मैंने मरवा दिया, 40 मर जाते तो गम नहीं था। उसके बाद किसने निकाला? यहां तो अजय मिश्रा ने आज तक नहीं कहा कि हां मैंने मरवा दिए और अगर 10 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये इसलिए जो आके आप बोलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रदेश और देश की जनता ने सबका चरित्र देखा है। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में किसानों को मुआवजा नहीं मिला, वो तो ठीक है। यह बताइए, बेरोजगारी भत्ता यहां देंगे, राजस्थान में 3 साल हो गए, दे दिया। 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सबसे ज्यादा अपराध में राजस्थान आ गए। और लड़की हूं लड़ सकती हूं, पंजाब में सारे देश ने कल टीवी चैनल पर देखा किस ढंग से लड़की का मुंह पकड़ कर ले जाया गया हक के लिए। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं बहनों को देंगे, महिलाओं को देंगे, जहां फटक चंद गिरधारी ना लुटिया ना थारी। अरे देना तो मैं कहूं 40% टिकट देंगे, पंजाब में घोषणा करो, कहो उत्तराखंड में देंगे घोषणा करो, 40% कैबिनेट में बर्थ राजस्थान में दीजिए, छत्तीसगढ़ में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबको पता है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के लोग आते हैं। पंकज जी, इस पर जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद में पूरी वर्मा आपके पास आऊंगी और मेरे मुद्दे पर भी हम रहें। मेरा चित्र जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं उस मुद्दे पर भी रहें। आप लोगों को बताया जाता है कि किस मुद्दे पर हमें बातचीत करनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसानों को कुचला गया, मारा गया, सब बोलिए जवाब दीजिए। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर सवाल पूछे, नाम हुआ उसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म किया लखीमपुर में। इन्होंने कहा कि हम FIR में नाम भी कर रहे हैं और उसके बाद जांच होगी। आज तक SIT ने पूछताछ नहीं की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से। ये एक बुनियादी बात है, नाम किसी का भी हो सकता है पर पूछताछ तो करेंगे। आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हिस्ट्री शीटर रहे हैं उन पर आज तक पूछताछ नहीं हुई। ये सवाल तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर बिना पूरा प्रदेश। मैं आऊंगी सुधांशु जी सवाल के साथ कि क्या टेनी आपके गले के फांस बन गए हैं? ठीक है, लेकिन उसके पहले बाकी दोनों मेहमानों को भी जरा लेकर आते हैं। पूर्वी वर्मा जी, देखिए
उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर हम सवाल अब यहाँ पर कर रहे हैं और अब ग्राउंड पर चूंकि मैं बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। तो जरा पूर्वी वर्मा को भी बोलने का मौका दीजिए आप लोग। ठीक है पूर्वी वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, उन्होंने लोहिया, जिसको लेकर आप लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि लोहिया ने कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, जो घर में चूल्हा जलाने का काम करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 साल तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। और लोहिया जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और अब तो अगले 10 दिनों में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में उनके होने वाले हैं। क्या करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, जो आपने कहा कि योगी जी ने इसको कहा है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य बात है कि बीजेपी में भी एक ऐसा वर्ग है जो लोहिया जी को फॉलो करता है और वो भी समाजवादी विचारधारा को मानता है। और जहां तक धरातल पर सच्चाई की बात है, चित्रा जी, मैं खुद चुनाव लड़ चुकी हूं, जहां तक ये लोग बोलते हैं कि शौचालय बनवाए हैं, आप खुद जाके देखिए, इनके पार्टी के लोग जाके देखें, तब जानेंगे कि लोग उन शौचालयों को कैसे यूज करते हैं। उसमें कंडे भरे जाते हैं, भूसा भरा जाता है, उसको स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि अभी भी उसमें कनेक्टिविटी नहीं दी है। और दूसरा, इन लोगों ने सोख्ता बनाया है, जिसे टैंक कहते हैं, जिसमें कि सारा का सारा जो एक्सक्रीटा मैटर है वो जाता है, वो मेन वाटर बॉडीज में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पूरे गाँव में जो व्यवस्था है पानी को पीने की, उसको पॉल्यूट कर दो ताकि आधे से ज्यादा जनता तो यूं ही चल बसे। आज डेटा कहता है कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गट की जो बीमारियां हैं, इंटेस्टिनल बीमारियां, टाइफाइड हो, चाहे वो साल्मोनेला हो, चाहे वो इकोलाई की हो, उससे प्रभावित हैं, उससे ग्रस्त हैं। और ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, ये जो एक्सक्रीटा है उसके माध्यम से पानी में पहुंचते हैं और पानी का जो पीएच है वो भी खराब होता जा रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है कि हम इन्होंने गैस कनेक्शन दिए हैं, तो जरा ये बता दे एक बार। नहीं, एक बात समझाइए, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी ने पानी दिया था, बीजेपी ने उसको खराब करने का काम किया है। आप क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह ये लोग अपने आप को सेल करते हैं, ये सारी पब्लिसिटी है कि जिस तरह लोहिया जी के जो विचार थे वो सबसे ज्यादा समाजवादी लोगों ने धरातल तक पहुंचाए, पर ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि यही लोग सबके मसीहा हैं। जबकि असलियत तो ये है कि आज की तारीख में अगर भारत में सबसे ज्यादा बर्बादी अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब से सत्ता में आई है, सांप्रदायिकता बढ़ गई है, जातिगत जितने भी क्राइम्स होते थे वो बढ़ गए हैं, हमारे दलित भाई बहनों पे जितने क्राइम्स है, आप देखिए बीजेपी के कितने लोग उसमें जो है बच्चियों को पकड़ के ले जाते हैं और अल्टीमेटली यही पता लगता है कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ थी। हम उसके बाद अभी ये कह रहे थे, अजय मिश्रा टेनी की बात हो रही थी, इनके मंत्री बनाए गए हैं, लखीमपुर खीरी से ही आती हूँ, वहीं पर चुनाव लड़ा था। धरातल की बात इनमें से किसी को नहीं पता होगी क्योंकि इन सब ने टीवी देखा और बात कह रहे हैं, मैं वहीं पे थी। आप ये बता दीजिए सुधांशु जी, आप बोल रहे हैं कि आपके मंत्री एकदम साफ है, कुछ नहीं है, उनके बेटे को सजा हो, उनकी क्यों बात हो। मंत्री जी ने कहा था अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाए तो आप मुझे सजा दीजिएगा, मैं सजा का हकदार हूंगा, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। पहली बात, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है। दूसरा, आप कह रहे थे 120 भी उनके ऊपर मर्डर तक की धारा लगी हुई है। चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है पूर्वी जी, आपकी बात हो गई। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और लोहिया को तो बीजेपी भी फॉलो करती है, इसी वजह से ये बातें बार बार अंदर से दिल से निकलकर सामने आ रही हैं। तो फिर समाजवाद बहुरूपिया कैसे हो गया, बताइए इसके बारे में सुधांशु जी। हाँ, मैं जवाब देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। उससे पहले एक लाइन बता दूं, पूर्वी जी ने कहा कि वो लखीमपुर से आती हैं, तो पूर्वी जी उसके बगल में शाहजहांपुर है। राममूर्ति वर्मा का नाम याद है ना, पत्रकार जो जलकर मर गए थे और डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खां का नाम लिख के गए थे, एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। इसलिए अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर, समाजवाद के मुद्दे के ऊपर। देखिए, एक वास्तविकता क्या है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिन विचारों को आगे किया था वो विचार आज कहां है। अगर आप देखिए तो परिवारवाद के विरुद्ध सबसे मुखरता से बोलने वाले भारत की राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव के बिना इस देश की कल्पना ही नहीं है। और आज अखिलेश ऐसे समाजवादी बन के आए कि वो मोदी जी के लिए कहते हैं कि शिव जी की नगरी में गए थे, तो हाँ ठीक है, लोग अंतिम समय में जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आज की समाजवादी पार्टी देखिए, परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, अल्पसंख्यकवाद है, पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्यों कह रहा हूं साहब, गायत्री प्रजापति ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा से 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त माफियावाद है।
अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा तो समाजवाद देखने को नहीं मिलेगा। हर प्रकार का वाद देखने को मिल जाएगा, जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, माफियावाद, पूंजीवाद, परंतु समाजवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि समाजवाद का इतना पतन हो गया है समाजवादी पार्टी के दौर में कि अब लोहिया जी की बात तो करने के लिए भी अगर ये करना चाहे तो इनका कोई नैतिक आधार नजर नहीं आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अंत में जो योगी जी ने कहा वो बिल्कुल सच कहा। अरे योगी जी ने तो आज कहा, चित्रा जी मैं तो ये पहले बोल चुका हूं। इन्हीं के एक बड़े समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी, जिन्होंने समाजवादियों के बदलते चरित्र के ऊपर कविता लिखी थी और एक लाइन उन्होंने ये बोली थी कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्यों विधायक निवास में। और आगे उन्हीं की लाइन थी, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। और आपने करके दिखाया, आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए, अपराधियों से केस विड्रॉ किए, उत्तर प्रदेश की अदालतों में धमाके करने वालों से केस विड्रॉ किए, मुजफ्फरनगर में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के केस विड्रॉ किए, आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों के हाथ सिजदे किए, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। तो ये बात तो आपके पूर्वज लोग ही कह गए थे, अदम गोंडवी जैसे लोग किस जमाने में ही, तो आज जाके चरितार्थ हो रहा है। तो योगी जी कोई नई बात नहीं कह। बार बार बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लाल टोपी रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी, बीएसपी का कार्यकर्ता, आतंकवादियों को बचाने का काम किया जाता है, गुंडा राजा। आती हूँ धर्मवीर जी, फौरन आती हूँ। एक बार चूंकि उन्होंने आरोप लगाया तो मैं जवाब ले लेती हूँ ना। पूर्वी जी बताइए, वो गुंडा राज याद दिला रहे हैं बार बार आपके कार्यकाल का। खुद बताएं, जब ये बात कर रहे हैं इनके खुद के मुख्यमंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके मंत्री अपने ऊपर से ही सारे के सारे केस जो हटवा लेते, इतनी पावर, इतना सत्ता का नशा कि हमारे ऊपर तो कोई केस रहेगा ही नहीं। हाँ, पर हम ठोको नीति जरूर करेंगे, हमारा जिसको मन करेगा हम उसको ठोक देंगे, फिर उसमें चाहे किसान हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, हम देखेंगे ही नहीं। इतनी सत्ता का नशा में जो सरकारें रही हैं उनको हमेशा ही पाताल लोक जाना पड़ा है। उनको हमेशा जनता ने दिखा दिया है कि उस बार उनका कुछ नहीं चलने वाला। इस बार भी जनता उनको दिखा देगी कि यूपी से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। झूठे वादे, दोगुली नीतियां जनता समझ चुकी है। ना ही इनके साथ युवा है, ना ही इनके साथ किसान है, ना ही जवान है, ना ही माँ बेटियां हैं, क्योंकि सब समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ आज तक किसी ने नहीं बोला है भारत की राजनीति में। और जहां तक ये बता रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, और इधर उधर के मशवरे मुहावरे हमको सुना रहे हैं, सुधांशु जी अच्छा ये होगा कि आप लोग फैक्ट बेस्ड, तर्क बेस्ड राजनीति करें और उस पर बात करें, ताकि हम लोग उस डिबेट को एक अच्छी तरह पे ले जाएं। जो ये फालतू की बातें हैं कि हमने ये कर दिया, उन्होंने वो नहीं किया, फलाना हो गया, ये हो गया, आई थिंक दिस इज यूजलेस। वी शुड ऑल टॉक अबाउट डेवलपमेंट। विकास की बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था ना, सबका साथ सबका विकास। आप बताइए कितनों का साथ है और कितनों का विकास हो गया? सिर्फ एक अपर श्रेणी, अपर एलीट क्लास है जिसका विकास हुआ है। जो गरीब था और गरीब होता चला गया है आपके भारतीय जनता पार्टी के राज में। जो गुंडे थे उनको बढ़ावा मिल गया है बाबा की ठोको नीति के अंतर्गत, जिसको मन किया तब ठोक दिया। और जो गरीब आदमी है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो सुधांशु जी, और वो कह रही हैं कि जनता को जो धोखा देता है वो पाताल लोक चला जाता है। हाँ, जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही तो फरमाया, यही तो हुआ था, यही तो हुआ था। इसीलिए एक तो मैं कहना चाहूंगा, मैंने इतने फैक्ट बोले, पूर्वी जी आपको ध्यान नहीं, मैंने आपकी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के स्टेटमेंट बोले। आपने लोहिया जी को पढ़ा नहीं होगा तो जाके आप पढ़ लीजिए जो मैंने फैक्ट। अरे चित्रा जी, ये और जो कुछ आपके परिवार में दिख रहा है, भाई भतीजावाद तो आज ही करा रही है, कोई नई बात नहीं थी। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए अब धर्मवीर जी बोल रहे हैं, सुनिए चित्रा जी, तो मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं पूर्वी जी को, जो धर्मवीर जी की तरफ से है। पूर्वी जी, इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था एक दौर में 2007 में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नारा नहीं था, धर्मवीर जी की पार्टी का नारा था। ये किसके लिए कहा गया था भाई? सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू किसके लिए बना था? अब आप धर्मवीर जी को जवाब दीजिए कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर किसके लिए था? और जहां तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, मायावती जी ने 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में ओपनली बोला है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, जातिवाचक शब्दों के साथ मेरे विधायकों के साथ अपमान किया गया। वह एफआईआर थी, आपकी पार्टी के लोगों ने इनके साथ किया था। महिला दलित का सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर। अब मुझे उत्तर देने के बजाय धर्मवीर जी को उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं आऊंगी पूर्वी आपके पास, लेकिन उसके पहले धर्मवीर जी बहुत देर से अपने इंतजार में है। धर्मवीर जी बताइए,
चित्रा जी, नारे तो आप लोग भी लगाते थे और मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड भी वो याद दिला रहे हैं। उसके बावजूद अगर उसी समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा, बुआ भतीजा होगा और मंच शेयर किए जाएंगे, एक दूसरे को फूल मालाएं दी जाएंगी, तो फिर राजनीति के चरित्र को लेकर आप लोगों से भी तो सवाल पूछा जाएगा कि एक पानी में है पार्टी या फिर नहीं है। नहीं चित्रा जी, मैं जवाब देता हूं, लेकिन अभी आपने एक बहुत बड़े नेता हैं लोहिया जी, उनको कोट किया था, तो मैं लोहिया जी के वक्तव्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लोहिया जी को समाजवादी पार्टी और बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कुछ सीखना चाहिए। ये शौचालय बनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 20 लाख 2 कमरे के मकान निःशुल्क बना के दिए थे। खाली टॉयलेट से काम नहीं चलेगा, और 80 लाख मकान अधबने रह गए, समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, हम 23 करोड़ लोगों को 2 कमरे के मकान निःशुल्क बना के देंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी को और इनको कुछ सीखना चाहिए। हमारी सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ था, लोकसभा के सांसद को बहन जी ने अपने आवास पर बुला करके गिरफ्तार करा के जेल भिजवाने का काम किया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया था। अरे सुनिए ना सर, भाषणबाजी नहीं प्लीज। नहीं भाषण नहीं, ये तथ्यों की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है। आपने तो पूरी की पूरी आबादी को ले लिया ना। हाँ, हम 23 करोड़ लोगों को 2 कमरे के मकान हम निःशुल्क बना के देंगे। 22 की सरकार बनने के बाद में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे। पूरा ही बोल देते, अब 23 करोड़ तक पूरे उत्तर प्रदेश को ही बोल देते। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आबादी है, सभी को मकान बना कर दिए जाएंगे। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन धर्मवीर जी, आपकी ये इंटरेस्टिंग बात है। आगे की डिबेट में जब आप मिलेंगे तो इसको मैं आगे बढ़ाने का काम जरूर करूंगी। फिलहाल के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे अमरिंदर सिंह। हालांकि ये बात पहले भी साफ हो चुकी थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं अमरिंदर सिंह। दिल्ली में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई है। सीट समीकरण का बाद में ऐलान किया जाएगा। सीट समीकरण का ऐलान बाद में होगा और अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया है कि हम लोग पंजाब में चुनाव जीतेंगे। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, लेकिन बाद में कांग्रेस से वो अलग हो गए। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। आदरणीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और कैप्टन साहब पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आज इस हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर अप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। देखिए, हम जो काफी दिनों से हमारी बात चल रही थी बीजेपी की लीडरशिप के साथ, और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो इंचार्ज हैं पंजाब के बीजेपी की तरफ से मिनिस्टर साहब ने आपको बता दिया, हम बिल्कुल तैयारी में हैं। 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा, हमने सीट टू सीट बेसिस हम देखेंगे। विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है, और जो विनेबिलिटी है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, और वो वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। मुकाबला किससे लड़ने जा रहे हो? किसी से मुकाबला नहीं है, ना अकाली दल से है, ना आम आदमी से है, ना किसी और से। कांग्रेस कितनी सीटों पे आपको लगता है कि आप जीत सकते हो, आपकी पार्टी जीत सकती है, आप मदद कर सकते हो? 101% हम जीतेंगे, 101%। आज लिख लो आप। क्या छोटे दलों से गठबंधन करके अखिलेश यादव ने रणनीतिक बढ़त बना ली है? ये दंगल में आज सवाल हमने पूछा था। आपकी जो जवाब मिले हैं, 34% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 66% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हर गुजरते दिन के साथ बेहद इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आगे आगे देखिए यहाँ पर होता है क्या। दंगल में अभी मेरे साथ गाजीपुर से उत्तर प्रदेश के बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।